यूपी पीसीएस 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब आप लोगों की प्रतीक्षा समाप्त हो गई। एग्ज़ाम डेट आप सभी को पता ही है। आयोग ने पहले ही एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से 12 अक्टूबर की डेट आप सभी की तय कर दी है, 12 अक्टूबर 2025। तो अब युद्ध स्तर पे आप सभी को तैयारी के लिए लगना है। पर्याप्त समय आपको मिल रहा है। शून्य से तैयारी कर सकते हैं, जीरो से। यदि आप अभी शून्य लेवल पे हैं तो भी आप तैयारी कर सकते हैं। और संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर प्रयाग बैच है, प्रयाग बैच नंबर 8। ये आप सभी की तैयारी के लिए है और आप सभी को पूरी तैयारी कराई जाएगी। प्री, मेंस और इंटरव्यू, डिटेल तैयारी, कंप्लीट तैयारी और कम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी यहाँ पर होगी। आप लोग जुड़ सकते हैं और समग्रता से तैयारी कर सकते हैं। तो प्रयाग बैच में आप लोग जुड़िए। अब चलिए एक बार नोटिफिकेशन को डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैंने आज़ाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी साझा कर दिया है। आप लोग एक बार वहाँ पर देख लीजिएगा। बाकी ऐप में भी आपको मिल जाएगी और साथ ही जो हमारे टेलीग्राम चैनल हैं, अन्य टेलीग्राम जैसे आज़ाद यूपी पीसीएस एकेडमी, वहाँ पर भी मैं उपलब्ध करा दूँगा। अब आइए एक बार नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं। एक तिथि आपकी ये आज से आवेदन चालू हो रहे हैं, 20 फरवरी। दूसरी तिथि जो लास्ट डेट की है वो है आपकी 24 मार्च की। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूँगा, इस डेट का इंतज़ार मत करिएगा। 1 से 2 दिनों के अंतर्गत अपना फॉर्म भर के ख़त्म करिए, ठीक है। इसके लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण होना अनिवार्य है ना। ओटीआर नंबर अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। आपके पास होगा, यदि आपका नहीं मिल रहा है तो अपनी ईमेल आईडी या जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर्ड, वहाँ पर देख लीजिए, मिल जाएगा आपका। आपने कहीं लिख रखा हो वो देख लीजिए, सेव कर रखा हो वो देख लीजिए। ओटीआर के माध्यम से आप लॉगिन करेंगे पोर्टल को, वेबसाइट को, आयोग की वेबसाइट पे। अच्छा, ये डेट दी गई है कि यदि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियाँ क्यों ही करना, कोशिश करिए पहले ये नोटिफिकेशन को समझिए और नोटिफिकेशन को इत्मीनान से समझिए और एक बार खुद पढ़िए, पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए। मैं एक बुक कंप्लीट ओवरव्यू दे रहा हूँ इस नोटिफिकेशन का, कहाँ पे क्या क्या बातें हैं, और फिर आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे से आप भी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत गंभीरतापूर्वक एक सिंसियर कैंडिडेट बनना है, ठीक है। तो पहले नोटिफिकेशन को समझ लीजिए। पहले तो यहाँ पे आयोग ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई कि ओटीआर आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आयोग ने बताया कैसे आप फॉर्म भरेंगे। उसके लिए आयोग ने सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताई हैं कि ये आयोग की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको जाना है, ये सब आप जानते ही हैं। ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे जाना है, क्लिक करना है, फिर आपको जो है यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगे, है ना। यहीं पर आपको एडवर्टीजमेंट हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी बातें लिखी हुई हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। इसीलिए कह रहा हूँ इसको एक बार पूरा पढ़िएगा। अप्लाई करना है, कैसे करना है, और सेकंड स्टेप क्या है इसका, और तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है। कंप्लीट स्टेप यहाँ पे बताए गए। पेमेंट स्टेप है तीसरा आपका। और इसके बाद जो है आपको पेमेंट करने के बाद आपको कंप्लीट एक प्रिंट आउट आएगा, कंप्लीट प्रिंट आउट आएगा। उस प्रिंट आउट को अपने पास सुरक्षित रखना है, ऐसा आयोग यहाँ पे स्पष्ट कर रहा है आप लोगों को, ठीक है। और चौथा चरण जो आयोग कह रहा है कि जैसे ही आपका तीसरा चरण कंप्लीट होगा, आपकी पेमेंट हो जाएगी, वैसे ही रीडायरेक्ट हो जाएगा आपका, और उसमें जो आपको प्रिंट मिलेगा उस प्रिंट को अपने पास रखिएगा ताकि कभी कोई दिक्कत ना हो, त्रुटि वगैरह आप देख पाएँ, ठीक है। और इसके बाद आप कभी भी अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे, यदि कोई गलती आपको लग रही है तो फिर अगेन आपको उसको लॉगिन कर लीजिए। ओटीआर के थ्रू ही लॉगिन होना है और उसमें अंतिम तिथि से पहले पहले सुधार कर लीजिए। ऐसा 4 स्टेप में फॉर्म भरने को लेकर आयोग ने शुरुआत में स्पष्टता कर दी है, ठीक है। तो एक तो ये बता दिया है आयोग ने। अच्छा, आयोग ने एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट किया है कि जो भी ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, अंतिम तिथि तक या संशोधित तिथि तक, जो भी आप कैटेगरी चुनेंगे, डोमिसाइल चुनेंगे, या जो आपने अपना लिंग चुना है, जन्मतिथि चुना है, या आप कोई भी आरक्षण का सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं, जो भी दावा कर रहे हैं, उस दावे में अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। यदि आप कोई भी गलत सूचना देते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त माना जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी एज नहीं हुई, डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे बढ़ा करके अपना कर देते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ के साथ खेल कर आप वो सब चीज़ें क्या है ना, अंतिम तौर पे आपका चयन नहीं माना जाएगा, आप ये मान लीजिए। और कई सारे लोग जो रिजर्वेशन का गलत फ़ायदा उठाते हैं, रिजर्वेशन आपके पास वो नहीं है, ओबीसी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर में कोई गड़बड़ करते हैं, ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट में कोई दिक्कत है, अंत में आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों को जानता हूँ जिनका सिलेक्शन हुआ, बाद में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चीज़ें जो है दिक्कत हो गई उनको। तो ऐसा मत करिएगा, मेरा आप सभी से आग्रह है ये बात।
इसलिए आयोग ने यहाँ पे सारी चीज़, इसीलिए ये पूरा पढ़ना चाहिए। यहाँ स्टेप बाय स्टेप सारी विशेष अनुदेश में यही बातें हैं कि कैसे आपका क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जानकारी आपको देनी है, यहाँ पे सब कुछ देखे आयोग ने बताया है। किसी भी कदाचार, किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना, आयोजन, आपराधिक वाद, लंबित होना, दोष होना, कुछ भी यहाँ पे कोई भी गलत जानकारी आपको नहीं देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको 10 के 10 पॉइंट पढ़ने हैं, ये मैं आपको आवेदन कर रहा हूँ, ज़रूर करना है, खुद पढ़ना है। ये मैं बस आपको समझाता जाऊँगा और आप फिर इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। जहाँ ना समझ में आए कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, मैं उसको आपको रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ़ीस की बात करें तो स्पष्ट है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, या फिर जो आपके, हाँ, यहाँ पर कमज़ोर वर्ग के हैं, आप सभी के लिए जो फ़ीस है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के हैं, फ़ीस 125 रुपये है, बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, ठीक है। इसीलिए फॉर्म भी बहुत बड़ी संख्या में बच्चे भर देते हैं, कम फीस है, यही फ़ीस ज़्यादा। अदर पीसीएस में बहुत ज़्यादा फ़ीस है, जैसे पंजाब पीएससी वगैरह हो गया, इधर बहुत फ़ीस लगती है। बाकी आपका एससी एसटी कैटेगरी के लिए 65 रुपये एक फ़ीस है, दिव्यांगों के लिए 25 रुपये, वो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फ़ीस ही है, और जो भूतपूर्व सैनिक है 65 रुपये फ़ीस है। तो जनरल फ़ीस है, आप इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा, वो तो आपको भरना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम चलते हैं, रिक्तियों की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है जो आपको समझना है। देखिए यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट भी दिया गया है, तीसरे पॉइंट पे बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होगा आपका मुख्य परीक्षा का, और ये जो आपके 2 पद और हैं, एक सहायक वन संरक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारी की मुख्य परीक्षा, इनका आयोजन अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मुख्य परीक्षा अलग अलग होगी, प्रीलिम्स आपका एक साथ में है। और रिक्तियों की बात करें तो 200 पद हैं टोटल, आपके पीसीएस वाले ही बच्चे ज़्यादा हैं, सहायक संरक्षक वन के पद मात्र 10 हैं, और क्षेत्रीय वन अधिकारी का भी अध्याचन वाला मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लेनी है। यहाँ पे सारी पोस्ट भी लिखी हुई हैं आपकी, यहाँ पे देखेंगे आप, पोस्ट भी आपकी बहुत सारी लिखी हुई, डिप्टी कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, है ना। तो ये सब एक बार आपको देख लेना है, ठीक है, वीडियो का पोस्ट है। इसके बाद रिजर्वेशन वाला मुद्दा यहाँ पर है, एक बार इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। जितने भी लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, आपको यहाँ पे सारी बातें स्पष्ट तौर पे लिखी गई हैं, आयोग के द्वारा सब चीज़ें स्पष्ट की गई 5वें नंबर पॉइंट पे। 6वें नंबर पॉइंट पे आपके आरक्षण से आयु की छूट के मामले में यहाँ पे कई सारी चीज़ें आगे अभी स्पष्ट करेंगे इसको लेकर। 7वें नंबर पे भी आयु छूट को लेकर के डिस्कशन है। 8वें नंबर पे महिला अभ्यर्थियों के लिए है, और 9वें नंबर पर जो है आवेदन की पात्रता, आरक्षण का लाभ, और ये सब चीज़ों को लेकर के, यानी कि पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये पूरा सेगमेंट जो 5वां सेगमेंट है रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिजर्वेशन के जितने भी सेगमेंट होते हैं, यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको तो इसके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है, लेकिन यदि आप जो है बेनिफिट ले रहे हैं रिजर्वेशन का, तो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। वैवाहिक स्थिति यहाँ पे आपको अपनी स्पष्ट करनी है। शैक्षणिक अर्हता आप सभी को पता है, स्नातक होनी चाहिए। कुछ विशिष्ट अर्हताएँ भी है यहाँ पे दी गई हैं, जैसे जिला प्रशासनिक अधिकारी है तो विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आपको जो है ना, मतलब लॉ की एक तरीके से जितने भी विधि द्वारा स्थापित, मतलब जितनी स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती हैं, यहाँ से आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे समकक्ष अर्हताएँ भी काफ़ी सारी दी गई हैं, चार्टर अकाउंटेंट है या सीएस हैं आप, है ना, ये सब यहाँ पे दी गई हैं। तो विशेष अर्हताएँ आप देख लीजिएगा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, ये सारे पद हैं यहाँ पे जो विशेष पद हैं, उनके लिए विशेष अर्हताएँ सारी यहाँ पे लिखी गई हैं। यदि आप विशेष, देखिए 2 तरीके, सामान्य पद हैं और विशेष पद हैं, तो विशेष पदों के लिए विशेष अर्हताएँ भी हैं, ये पद लिखे हुए हैं और उनकी अर्हता लिखी हुई है, ठीक है। तो एक बार देख लेना सभी के आगे, ठीक है। चलिए, इसके अलावा विशेष अर्हता आपको सब जगह पे जहाँ पे आपके पास है तो आप उसको क्लिक करिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सहायक वन संरक्षक पद के लिए अर्हताएँ दी गई हैं, इसको एक बार क्षेत्रीय वन अधिकारी के लिए अर्हताएँ दी गई हैं। शारीरिक मापदंड भी हैं यहाँ पे, ठीक है, जो खासकर जो डीवाईएसपी का पद होता है, पुलिस उपाधीक्षक का पद होता है, तो यहाँ पे पुरुषों के लिए क्या ऊंचाई होनी चाहिए, है ना, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या होना चाहिए, महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए, अनुसूचित, ये सब चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट किया गया है। और साथ ही वज़न वगैरह भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है, और यहाँ पे सीना की भी स्थिति दी गई, तो एक बार इसे भी देख सकते हैं, ये आपको अभी जान लेना चाहिए।
यदि आप इस पद के लिए हैं तो अपने आप को एक बार देख लीजिए आप एलिजिबल है या नहीं है। बाकी जिला कमांडेंट होमगार्ड का पद है, उसके लिए क्या क्या आपके पास शारीरिक मापदंड होने चाहिए। अधीक्षक कारागार हेतु क्या क्या शारीरिक मापदंड होने चाहिए। उप कारागार पाल के लिए जो आपका है, उप कारापाल के लिए जो पद है उसके लिए क्या क्या आपके होने चाहिए। जिला युवा कल्याण प्रादेशिक विकास दल अधिकारी के लिए क्या होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे शारीरिक मापदंड दिए गए हैं। एक बार शारीरिक मापदंड आप यहाँ पे पढ़ेंगे पूरे के पूरे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आयु सीमा को लेकर के, जैसा कि मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी के लिए आयु सीमा यहाँ पे 1 जुलाई 2025 से 21 साल के आप हो जाने चाहिए न्यूनतम, और अधिकतम 40 वर्ष है जनरल कैटेगरी के लिए। और बाकी इसके बाद आयु में छूट है आपकी 10 नंबर पॉइंट है आयु को लेकर के। जिसको भी दिक्कत है यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि आप SC और ST और उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी हैं, है ना, और साथ ही जो है कुछ कुशल खिलाड़ी हैं, स्पोर्ट कोटे से आते हैं, या राजकीय कर्मचारी हैं, बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक हैं, ये सारी बातें यहाँ पर स्पष्ट हैं, उनको 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। तो यहाँ पर छूट को लेकर के आपको दिया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष से अधिक की, मतलब 15 वर्ष की छूट यहाँ पे आयु सीमा दी गई है। और यहाँ पे जो है जो कमीशन प्राप्त अधिकारी हैं, अल्पकालिक कमीशन अधिकारी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको +3 वर्ष की आयु छूट भी अनुमन्य होगी। तो यहाँ पे आयु छूट के बारे में स्पष्ट किया गया है। जहाँ ना समझ में आए आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे मेंस के लिए भी कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं कि मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए भी कुछ सूचनाएं आपको 11 नंबर पे यहाँ पे हैं। इनको भी पढ़ना है आपको। जहाँ ना समझ में आए आप एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। मैं हर एक बात बताने लग जाऊँगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। सामान्य बातें एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अनुदेश दिए गए हैं आप सभी के लिए कि आपको फॉर्म को टाइम से भरना है, उसको सबमिट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बाद ये आपका जो है एडवर्टीज़मेंट है पूरा कंप्लीट, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। रफली जानकारी सारी आपकी होनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए इसी में पाठ्यक्रम भी आपका दिया गया है। यहाँ से सिलेबस आपका स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ से आपका पूरा का पूरा सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा की योजना यहाँ पे स्पष्ट है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा यानी साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा के बारे में स्पष्ट किया गया 9:30 से 11:30 पहला और 2:30 से 4:30 दूसरा पेपर आपका होगा। और CSAT आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, वो रहेगा। बाकी आपका जो मुख्य परीक्षा है उसमें समान हिंदी, निबंध, GS1, GS2, GS3, GS4, GS5, GS6, ये आपके सारे के सारे पेपर हैं। और इनका भी टाइम पीरियड आपका बताया गया है ना। सारी चीज़ें यहाँ पे 3 घंटे का अवधि है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया। और व्यक्ति देखिए साक्षात्कार के लिए भी आयोग ने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेबस दिया है, बताया है 100 अंकों का साक्षात्कार है, और इसके बारे में भी देखिएगा। बाकी देखिए सिलेबस मैं वैसे भी डिस्कस कई बार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे करंट अफेयर्स आपका आएगा। करंट अफेयर्स के बाद यहाँ पे देखिए पूरा सब्जेक्ट वाइज है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारी चीज़ें। मैं एक डिटेल वीडियो हम सिलेबस का भी बनाएंगे, ठीक है, जो फिर से एक बार नया बना लेंगे 2025 के लिए। फिर से हम पूरे सिलेबस को एक बार डिस्कस कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। बाकी ये CSAT का पूरा सिलेबस है, CSAT को आप एक बार देख लीजिएगा। मैं बाकी सिलेबस डिस्कशन आपको करवाऊँगा। यहाँ पे हिंदी और मेंस में जितने भी पेपर हैं, निबंध सहित सबका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। टोटल आपके 6 पेपर होते हैं GS के, चूँकि पेपर 5, पेपर 6 पहले वैकल्पिक विषय हुआ करता था, अब उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है। मैं पेपर 5, पेपर 6 भी पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा प्रयाग बैच में। अलग से भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की। बाकी आप लोग प्रयाग बैच जरूर ज्वाइन करिए, आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, A to Z आप देख पा रहे हैं, ये पूरा सिलेबस है। तो ये कुछ सामान्य जानकारी है नोटिफिकेशन को लेकर। आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिए। बाकी आप प्रयाग बैच में ज़रूर जुड़िए। प्रयाग बैच में देखिए आप कहीं से भी पढ़ रहे हों, है ना, यदि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आप कुछ चीज़ें पूछना चाहते हैं, तो आप सभी का बैच प्रयाग बैच है, डिटेल में है। आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा, और इस बैच में हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई है मैंने। और एक नंबर दे रहा हूँ 9115269789, इस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर 7982705327, इस पर कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर हैं आपके, इन पे आप कॉल करिए, आप अपनी जानकारी लीजिए और UP PCS की संपूर्ण तैयारी के लिए जुड़िए। सब कुछ एक ही बैच में है, प्रयाग बैच में, ठीक है। मिलते हैं क्लासेस में, और मैं इससे जुड़ी हुई और अपडेट आपको लेकर के आऊँगा। ये डिटेल नोटिफिकेशन को लेकर के कुछ चर्चाएं थी,
आगे कोई भी डाउट होता है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, कोई भी डाउट आपको आता है। धन्यवाद।